अब सेक्शन नंबर 110 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ बीइंग अलाइव के बारे में बात हुई है। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक सूट चल रहा है ए वर्सेस बी। ओके, अब यहां पे ए प्रूव करता है दैट एक्स वाज अलाइव 29 ईयर्स अगो। यानी वो प्रूफ लेके आता है कि एक्स जो है वो 29 ईयर्स पहले जिंदा था। ओके, अब यहां पे कोर्ट जो है वो प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा सेक्शन नंबर 110 के अंदर कि हमारा एक्स जो है वो भी जिंदा है। अगर इस केस में अब बी को आगे जाके प्रूफ करना है कि एक्चुअली में एक्स इज डेड, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो बी के ऊपर होगा। ओके, कोर्ट अभी यही प्रिज्यूम करेगा कि हमारा एक्स जो है वो जिंदा है। ओके, अब यहां पे जो लिमिट गिवन है सेक्शन नंबर 110 में, जो लिमिट गिवन है वो 30 ईयर्स की गिवन है। यानी अगर आपने प्रूफ कर दिया है कि एक बंदा 30 साल के अंदर अंदर कभी भी जिंदा था, तो फिर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा दैट दैट पर्सन इज अलाइव। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 110 बोलता है। अब सेक्शन नंबर 111 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे प्रिजम्पशन ऑफ बीइंग डेड के बारे में बात करी गई है। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए वर्सेस बी का ही सूट चल रहा है एंड यहां पे ए प्रूफ लेके आता है कि एक्स के बारे में 7 साल से किसी ने सुना ही नहीं था। ना ही उसके फैमिली मेंबर्स ने एक्स के बारे में सुना था, ना ही उसके फ्रेंड्स जो एक्स के, उसने एक्स को 7 साल से देखा है। तो अब कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा दैट एक्स इज डेड बिकॉज 7 साल से उसको किसी ने भी नहीं देखा है। ओके, तो इस प्रिजम्पशन के बारे में सेक्शन नंबर 111 बात करता है। अब आगे जाके फॉर एग्जांपल बी प्रूफ करना चाहता है दैट एक्स इज अलाइव, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर होगा कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा दैट एक्स इज अलाइव। कोर्ट अभी यही प्रिजम्पशन करेगा दैट एक्स इज डेड। ओके, और हमको पता है कि अगर एक बार कोर्ट इस चीज की प्रिजम्पशन कर लेता है तो उसको रिबट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर इसी केस में कोर्ट ने कोई प्रिजम्पशन नहीं करी होती तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है बी का वो डिस्चार्ज करना उसको इजी होता। लेकिन यहां पर अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम पहले से करके रखा हुआ है तो बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा बी का, एंड बी को यहां पर थोड़े से पोटेंट स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस लेके आने पड़ेंगे टू प्रूव दैट बी इज अलाइव। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 111 बोलता है। अब सेक्शन नंबर 112 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है, इसके अलावा प्रिंसिपल और एजेंट जो है, इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करी गई है। यहां पे बोला हुआ है कि फॉर एग्जांपल ए और बी जो है ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट थे। ओके, एंड जो उनके आसपास के नेबर्स हैं वो भी ये चीज की गवाही देते हैं दैट ए एंड बी वर नेबर्स। तो यहां पे कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा दैट ए एंड बी आर नेबर्स। ओके, कोर्ट अब ये चीज प्रिज्यूम कर लेगा। अब आगे जाके फॉर एग्जांपल डी एक पर्सन है, ये प्रूफ करना चाहता है कि ए और बी लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं है। तो यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ डी के ऊपर होगा कि उसी को प्रूफ करना पड़ेगा दैट ए एंड बी आर नॉट लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। ओके, तो यहां पे हमको बस इतना याद रखना है कि 112 में कोर्ट प्रिज्यूम क्या कर रहा है। कोर्ट यहां पे पार्टीज के जो रिलेशनशिप है उसको प्रिज्यूम कर रहे हैं एंड 3 टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में हमें बात करी गई है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, पार्टनर्स एंड इसके साथ साथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो इन रिलेशनशिप्स के ऊपर कोर्ट सेक्शन नंबर 112 में प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 113 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे बर्डन ऑफ प्रूविंग ओनरशिप के बारे में बात करी गई है। ओनरशिप के बारे में यहां पे बात करी हुई है। यहां पे ये चीज बोली हुई है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और ये बी का टेनेंट है, यानी एक किराएदार है। ओके, एंड बी हमारा लैंडलॉर्ड है। अब यहां पे सेक्शन नंबर 113 हमारा बोलता है कि जो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन करेगा, यानी यहां पे हमारे एग्जांपल में एक किराएदार है तो प्रॉपर्टी के ऊपर ए रह रहा है,
ए की पोजेशन है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो सेक्शन नंबर 113 हमारा बोलता है कि कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम कर लेगा दैट ए इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, यानी जो पोजेशन करेगा प्रॉपर्टी की उसके फेवर में कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि ओनर भी यही है। ओके, अब आपको लग रहा होगा ये चीज तो गलत है, ऐसे प्रिजम्पशन क्यों कर रहा है कोर्ट? बिकॉज यहाँ पे लैंडलॉर्ड तो बी है, बट हमको इस सेक्शन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा एंड इसके जो बेयर वर्डिंग्स हैं उसमें यही चीज लिखी हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल आगे जाके बी को प्रूफ करना है कि ए ओनर नहीं है, तो जो रेंट का डीड है, जो रेंट का एग्रीमेंट है, वो बी कोर्ट में पेश करेगा एंड जैसे ये जो डीड है ये कोर्ट में पेश करेगा उसी टाइम कोर्ट मान सकता है दैट एक्चुअली दिस प्रिजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे बी कैन एक्चुअली रिबट दिस प्रिजम्पशन, बी यहाँ पे एविडेंस पेश कर सकता है जिससे कोर्ट की जो प्रिजम्पशन है ये गलत साबित हो जाए। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 113 बोलता है कि जो प्रॉपर्टी की पोजीशन में रहेगा कोर्ट उसके फेवर में ओनरशिप की प्रिजम्पशन कर लेगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 114 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करी गई है। इसका भी हम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है ये बी का फादर है, ए इज फादर एंड बी इज द सन। अब हमारे सामने एक केस आ रहा है जहां पे सन जो है इससे अपने फादर को 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में बेच दी। ओके, 1 लाख रुपए में इसने प्रॉपर्टी उसको बेच दी है। अब यहां पे सेक्शन नंबर 114 बोलता है कि कोर्ट यहां पे प्रिज्यूम कर सकता है कि ए जो है, जो हमारे केस में फादर हैं, इन्होंने अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाया। जो पोजीशन इनकी है फादर की, इस पोजीशन का इन्होंने गलत फायदा उठाया। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 114 बोलता है यहां पे कोर्ट फादर के अगेंस्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा। ओके, तो यहां पे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि इस प्रिजम्पशन को वो रिबट करे, इस प्रिजम्पशन को वो गलत साबित करे। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 114 बोलता है कि जहां पे भी एक अथॉरिटी की पोजीशन आ जाएगी वहां पे सेक्शन नंबर 114 अप्लाई करेगा। अब मैंने तो एक एग्जांपल लिए फादर सन का, इसके अलावा टीचर स्टूडेंट का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, बिकॉज टीचर जो है वो भी एक्टिव पोजीशन में होता है, यानी स्टूडेंट को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी पोजीशन की वजह से। और इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस और नॉर्मल जो लोग होते हैं सिविलियंस, तो जो पुलिस है वो भी एक अथॉरिटी की पोजीशन रखता है एंड उसके अगेंस्ट भी सेक्शन नंबर 114 में हम प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं अगर पुलिस और एक नॉर्मल सिविलियन के बीच में कोई भी डीलिंग हुई है। ओके, तो ये हर उन बंदों पे लगेगा जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी से पावरफुल है। ओके, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिलियनियर है, इसके पास बहुत पैसा है। ये जो हमारा बिलियनियर है एक फार्मर से उसकी जमीन खरीद लेता है। अब जो जमीन की वैल्यू है वो हम मान लेते हैं कि 25 लाख रुपए की है, लेकिन जो हमारा बिलियनियर है इसने सेम जमीन ले ली है, मान लेते हैं 20 लाख रुपए में। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बिलियनियर है इसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है। यहां पे भी हम देख सकते हैं कि एक पार्टी पावरफुल है एंड दूसरी पार्टी कम पावरफुल है। तो यहां पे भी वी कैन से दैट कोर्ट कैन ड्रॉ प्रिजम्पशन कि बिलियनियर जो है हमारा इसने अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठाया। ओके, अब एक बार हम सेक्शन नंबर 114 रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है where there is a question as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence। हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे जो फादर थे वो पोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस में थे। आगे देखते हैं हम द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी जो मेरी ट्रांजेक्शन है ये गुड फेथ में हुई थी, ये कौन प्रूव करेगा? इसमें लिखा आगे इज ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, यानी जो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में होगी वही प्रूव करेगी कि जो ट्रांजेक्शन है ये गुड फेथ में हुई थी।
हमारे एग्जाम्पल में जो फादर हैं वो पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस में थे, तो वही यहाँ पे प्रूव करेंगे दैट जो ये ट्रांजैक्शन हुई है ये सही तरीके से हुई है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 114 बोलता है। हमको यही चीज यहाँ पे याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 115 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनका नाम है एक्स। इन्होंने एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया। सपोज एक एरिया है शास्त्री नगर, शास्त्री नगर। अब यहां पे शास्त्री नगर को एक्स जो है, जो वहां के डीएम है, इन्होंने इस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया। अब इससे ये होगा कि जो भी बंदा शास्त्री नगर में पाया जाएगा उसको आप कभी भी अरेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया हुआ है एंड यहाँ पे अब कोई भी पर्सन आ नहीं सकता। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वाई जो है ये इस एरिया में जाता है, शास्त्री नगर में चले जाता है ये विदाउट परमिशन, तो यहाँ पे आप वाई के अगेंस्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकते हो। सेक्शन नंबर 115 हमारे यहाँ पे बोलता है कि वाई के अगेंस्ट आप यहाँ पे प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लोगे कि ये वाई जो है एक ऑफेंस करने के लिए, एक ऑफेंस को करने के लिए उस एरिया में गया था। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 115 बोलता है। पीटी के साथ आपको यही चीज यहाँ पे याद रखनी है। अब जो हमारा सेक्शन नंबर 115 है ये पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 114A जो था हमारा वहां पे गिवन था। ओके, अब सेक्शन नंबर 116 पे हम आते हैं। यहाँ पे प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में बात हुई है। ओके, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो है ये हस्बैंड एंड वाइफ थे एंड यहाँ पे ए जो है ही इज द हस्बैंड। अब इनका एक बच्चा पैदा होता है सी, एंड शादी के दौरान ही बच्चा पैदा होता है। अब इन दिस केस सेक्शन नंबर 116 हमारा बोलता है कि हम ये चीज प्रिज्यूम कर लेंगे कि सी जो है हमारा ये ए और बी का ही बच्चा है एंड ए जो है वो सी का फादर है। ये सेक्शन नंबर 116 हमें प्रिज्यूम करने के लिए यहां पे बोलेगा। ओके, एंड यहां पे बात करी गई है कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में, यानी कि अगर ए जो है हमारे ये नॉन एक्सेस प्रूफ नहीं कर पाएंगे, अगर ये नॉन एक्सेस प्रूफ नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस कोर्ट यहां पे कंक्लूसिवली इस चीज को मान लेगा दैट ए इज द फादर ऑफ सी। इसका ये मतलब है कि ए जो है वो यहां पे ये प्रूफ लेके नहीं आ सकता है कि वो सी का फादर नहीं है। अब नॉन एक्सेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो यहां पे प्रूफ कर देता है कि ए और बी सपोज 2 साल से ये मिले ही नहीं है। यस, इनकी शादी हुई भी है, इनकी मैरिज भी चल रही है, लेकिन 2 साल से जो बी है ये अपने मायके गई भी है एंड ए तब से मिला ही नहीं है बी से। अब इन दिस केस ए नॉन एक्सेस प्रूफ कर देगा, यानी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं जहां पे ए और बी मिल सके एंड वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ए और बी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तभी हम ये चीज प्रिज्यूम कर पाएंगे कि ए ही सी का फादर है। ओके, तो यहां पे हमको एक डिफेंस दिया गया है नॉन एक्सेस का, जिससे फादर जो है वो प्रूव कर सकते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ओके, अब एक बार हम इसको रीड करते हैं सेक्शन नंबर 116 को और इसको हम समझते हैं। The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man। तो यहां पे बात करी गई है कि अगर ए और बी के बीच में, हमारे एग्जांपल में अगर ए और बी के बीच में वैलिड मैरिज थी तभी सेक्शन नंबर 116 लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल ए और बी की जो मैरिज है ये वॉइड मैरिज थी तो यहां पे सेक्शन नंबर 116 नहीं लगेगा। अब वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस जो है इनके बारे में हम फैमिली लॉ में पढ़ेंगे, हिंदू लॉ हम देखेंगे, वहां पे डेडिकेटेड सेक्शन होता है कि कौन से मैरिजेस वॉइड होती हैं एंड कौन सी मैरिजेस वॉइडेबल होती हैं। ओके, तो हमको ये चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 116 उन्हीं मैरिजेस पे लगेगा जो कि वैलिड मैरिजेस हैं एज पर लॉ। ओके,
एक बार हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन और विद इन 280 days आफ्टर इट्स रेजोल्यूशन, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ए और बी का डाइवोर्स हो जाता है एंड उसके फॉर एग्जाम्पल 280 days के अंदर अंदर सी का जन्म हो जाता है, यानी फॉर एग्जाम्पल ए और बी का जो डाइवोर्स है ये हुआ है 1 जैन को, 1 जैन 2022 में। ओके, और सी का जन्म हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 1 जून 2022 में। ओके, अब यहां पे हम बोल सकते हैं दैट ए इज द फादर ऑफ सी बिकॉज यहां पे डाइवोर्स के 280 days के अंदर अंदर सी का जन्म हो चुका है। ओके, तो यहां पे हम यही प्रिज्यूम करेंगे दैट ए इज द फादर ऑफ सी। एंड अगर यहां पे ए जो है हमारा ये प्रूव नहीं कर पाता नॉन एक्सेस को, अगर नॉन एक्सेस ए प्रूव नहीं कर पाता है तो कोर्ट यही मान लेगी यहां पे दैट ए इज द फादर ऑफ सी। ओके, अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम इसको। और विद इन 280 days आफ्टर हिज रेजोल्यूशन द मदर रिमेनिंग अनमैरिड शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन, यानी 280 दिन के अंदर अंदर अगर वाइफ की शादी नहीं होती है, यानी बी जो है हमारी उसकी शादी अगर नहीं होती है एंड इस दौरान अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी दैट ए इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। ओके, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten। तो यहां पे जो नॉन एक्सेस का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात हो रही है एंड इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हमको पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 116 जो है हमारा ये पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 112 में गिवन था एंड वहां पे लेजिटिमेट चाइल्ड की जगह पे लेजिटिमेट सन शब्द का यूज होता था। तो वी कैन से दैट अब इस सेक्शन को हमने जेंडर न्यूट्रल कर दिया है, सन की जगह यहां पे अब चाइल्ड शब्द का यूज हो रहा है। ओके,